Okay, so now we are moving ahead with the part 2 as we completed part 1, and that we learned the constitution, importance of constitution, what is preamble, importance of preamble, which are the three pillars of preamble, that is democracy, socialistic, secularism. Now we will going to learn is the basic features of constitution. Okay, so now we will read it. The size of the constitution. Indian constitution is divided into 22 sections comprising 395 articles and 8 appendices. Now this is 12. The constitution comprises provisions for the state administration and states interrelations, fundamental rights, principles for political policies, judiciary, election commission, government institution, minorities, scheduled caste and deprived groups. Therefore, the Constitution of India is the largest, extensive and detailed written document compared to the other constitution. हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की साइज, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वो 22 सेक्शंस में डिवाइडेड है, जिसमें 395 आर्टिकल्स हैं एंड 8 अपेंडिक्सेस हैं, जिसमें अभी 12 हो गए हैं. इसमें ये बताया गया है कि हमारे रिलेशंस दूसरे कंट्री के साथ कैसे हैं, लाइक हमारे स्टेट्स को क्या राइट्स मिलेंगे, क्या ड्यूटीज़ होंगी, क्या पॉलिसीज़ होंगी. इसके अलावा भी जो पॉलिस डिपार्टमेंट है वो कैसे काम करेगा, जैसे कोर्ट डिपार्टमेंट है, राइट. अभी आता है सिंगल सिटीजनशिप. इन अमेरिका ड्यूअल सिटीजनशिप इज गिवन, one for the United States of America and another for the state citizenship. But in India, there is only one single citizenship irrespective of any region or state of the country. इंडिया में जितने भी लोग हैं उन्हें सिंगल सिटीजनशिप दी हुई है. मतलब नागरिकता, उसमें आपको आइडेंटिटी मिलती है, पहचान मिलती है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो. लाइक आप प्रूफ्स होते हैं, इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड, राइट. अभी आप जहाँ पे भी जाते हो, दूसरे देश में जाते हो, राइट. अगर आपको वहाँ पे काम करना होता है, रहना होता है, ट्रांसफ़र करना होता है, आपकी जॉब की वजह से ट्रांसफ़र हो गया है, तो आपके पास क्या प्रूफ है कि आप इंडियन सिटीजनशिप हो, इंडिया के सिटीज़न हो, आपको उसकी सिटीजनशिप है. व्हाट्स द प्रूफ? सो एक सिंगल सिटीजनशिप जो इंडिया को दी गई है वो आपके पास प्रूफ रहती है. अगर कहीं पे आप ट्रांसफ़र करते हो, कहीं पे जॉब लगती है, अगर कहीं पे बाहर जाना होता, आप वीज़ा निकलवाते हो कि नहीं निकलवाते हो, येस और नो. सो ये जो सिटीजनशिप है, दैट इज़ अ प्रूफ ऑफ यू दैट फ्रॉम विच स्टेट और विच कंट्री और विच रिलीजन यू बिलोंग, विच रीजन. अभी आता है फोर्थ पॉइंट, द सेंटर विद द स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर. इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. देयर इज़ nowhere any reference of the word federal in the constitution. Union of states is the sentence used for the India. By the use of word union, a permanent and irreversible relationship between union and its component states is indicated. India is a union of states and no state has a right to secede it. Thus, India is a union of states, yet it has some elements of federal government. In Indian Federation, right, there are two sets of government, the union government and the state government. मतलब ये जो फेडरल, मतलब ये एक जैसा, एक ही लेवल का, एक जितना. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल की जगह यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा हुआ है कि इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं वो एक साथ रहते हैं. जैसे हम गुजरात में रहते हैं वैसे ही उसकी गवर्नमेंट है, तो सब जगह पे गवर्नमेंट्स होती हैं. अगर इंडिया की बात की जाए तो पूरे इंडिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, तो इंडिया की एक ही गवर्नमेंट है, वो यूनियन गवर्नमेंट है, राइट. यहाँ पे जब कोई डिसीजन लिया जाता है ना, उस डिसीजन को लेकर कौन काम करेगा, कौन इसके ऊपर काम करेगा, उसके लिए एक लिस्ट बनाई जाती है कि कौन सा काम कौन सी गवर्नमेंट करेगी. सो उसकी यहाँ पे हमको दी गई है. द कॉन्स्टिट्यूशन
डेमोक्रेट्स द पावर्स ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट टू डिफरेंट लिस्ट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या संभालेगी, स्टेट गवर्नमेंट क्या संभालेगी। यहाँ पे 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट है ना, वो किसके अंडर में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। स्टेट लिस्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। कॉन्करेंट लिस्ट है वो दोनों गवर्नमेंट के अंदर आता है। लेट्स रीड डिटेल अबाउट इट। यूनियन लिस्ट comprises 97 subjects of national importance like defense, foreign affairs, atomic energy, banking, railway, communication post and telegraph are included in the union list। अभी ये जो है ना यूनियन लिस्ट, उसके अंदर क्या क्या आता है, डिफेंस जो होता है वो, फॉरेन अफेयर्स, फॉरेनर्स के साथ हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, क्या एक्सपोर्ट करते हैं, उसके रिलेटेड जो भी है। एटॉमिक एनर्जी, बैंकिंग का देखता है, रेलवे का देखता है, कम्युनिकेशन का देखता है, पोस्ट, टेलीग्राफ, ये सब यूनियन लिस्ट के अंडर आते हैं। फिर आता है स्टेट लिस्ट। द लिस्ट कंपेयर्स 66 सब्जेक्ट्स। द स्टेट लिस्ट comprises of those important subjects on which state legislature house can pass a law. Subjects like law and order, state government institutions, agricultural, irrigation, health, land, interstate trade and commerce are included। स्टेट लिस्ट है ना, उसके अंडर वो स्टेट गवर्नमेंट ही सब संभालता है, उसके जो भी अफेयर्स हैं वो देखता है। कैसे, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो एग्रीकल्चर वर्क होता है, इरिगेशन वर्क होता है, हेल्थ रिलेटेड जो भी होता है, लैंड रिलेटेड, इंटरस्टेट जो ट्रेडिंग होती है वो, कॉमर्स होता है वो। इफ़ देर इज़ अ फेलियर ऑफ अ लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट विद द कंसेंट और अगेंस्ट द विल ऑफ द स्टेट कैन बी सेंड टू द रिजर्व्ड पुलिस फोर्स। अगर कोई भी लॉ का उल्लंघन होता है तो ये कहाँ पे जाता है, सीधा रिजर्व्ड पुलिस फोर्स में। अभी हम लोग थर्ड रीड करेंगे, वो है कॉन्करेंट लिस्ट। इन एडिशन टू दिस द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स थर्ड लिस्ट दैट इज कॉल्ड कॉन्करेंट लिस्ट, राइट। अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करती है हमको, थर्ड लिस्ट, उसका नाम है कॉन्करेंट लिस्ट, विच कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन कंसर्न, राइट। ये कौन से इंक्लूड करती है, सब्जेक्ट्स जो कंसर्न दिखाते हो। और ये कौन संभालता है, दोनों, सेंटर भी एंड स्टेट गवर्नमेंट्स भी। द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन पास लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट्स। ये दोनों ही अपने लॉज पास कर सकते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स। कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड हैं, तो लेट्स सी। दिस लिस्ट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स लाइक क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीजर, मैरिज एंड डिवोर्स, जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, जो सिविल प्रोसीजर्स होती हैं, जो मैरिज रिलेटेड होता है, जो डिवोर्स रिलेटेड होता है, एजुकेशन रिलेटेड, इकोनॉमिक प्लानिंग, ट्रेड, यूनियन, ये सब किसके अंडर में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर। नाउ हम लोग पढ़ेंगे रेसिड्यूरी पावर्स। द सब्जेक्ट्स विच आर नॉट स्पेसिफिकली अलॉटेड टू द यूनियन और स्टेट आर इंक्लूडेड इन द रेसिड्यूरी पावर्स। जो सब्जेक्ट्स स्पेसिफिकली नहीं दिए गए हो यूनियन और स्टेट्स को, उसको बोलते हैं रेसिड्यूरी पावर्स। मैटर्स दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द डिवीजन ऑफ पावर्स आर नॉन एज रेसिड्यूरी पावर्स। जो मैटर्स इंक्लूड नहीं करते हैं डिवीजन पावर्स में, उसको कौन सा बोला जाता है, रेसिड्यूरी पावर्स। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज गिवन द पावर टू लेजिस्लेट द दिस रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स। ये पावर किसको दिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। द फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज डन बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किसके बीच में हो जाता है, वो किसके बीच में होता है, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। एक्सिस, कस्टम, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, जो कस्टम होता है एक टाइप का फाइन होता है, लाइक वो भरना पड़ता है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वो देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। फिर आता है इनकम टैक्स। ऑल दिस मेजर टैक्सेस आर डिसाइडेड, किससे डिसाइडेड होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से। वाइल सेल्स टैक्स, रेवेन्यू टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, educational tax which are having major financial resources are decided by the state government। जो sales tax हैं, जो revenue tax हैं, entertainment tax है, educational tax है, वो जो financial resource को belong करता है
विच हैज़ मेजर फिनेंशियल रिसोर्सेज, वो किससे डिसाइडेड होता है? तो भाई स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से। फिर क्या आता है? यूनिफाइड अरेंजमेंट ड्यूरिंग क्राइसिस। ओके, तो यूनिफाइड अरेंजमेंट ड्यूरिंग क्राइसिस, ये वो क्राइसिस हैं, मतलब वो डिफ़िकल्टी आने, मुसीबत आना ऐसी सिचुएशन में जिसे संभाला बहुत मुश्किल हो, इज़ नोन एज क्राइसिस, एंड दिस सिचुएशन इज़ नोन एज इमरजेंसी सिचुएशंस। तब सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दिया जाता है टू डील विद द इमरजेंसीज। किसको दिया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। इस टाइम पे जो अरेंजमेंट्स की जाती हैं वो यूनिफाइड, मतलब एक जितनी अरेंजमेंट्स होती हैं। ओके, अभी फर्स्ट इज नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड एट द टाइम ऑफ वॉर, एक्सटर्नल अटैक और आर्म्ड रेबेलियन। मीन्स जहाँ पे वार हो, अटैक्स हो, आर्मी की लड़ाइयाँ हो, तो इस वक्त नेशनल इमरजेंसीज होती हैं। नेक्स्ट, ड्यू टू द लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक डाउन, द स्टेट कैन नॉट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, सो कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसीज डिक्लेयर्ड। इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। ये वो इमरजेंसी है जहाँ लोग लॉ ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट ना करते हो, इससे ये इमरजेंसीज बोले जाते हैं। फिर क्या आता है? फिनेंशियल इमरजेंसी। जब कोई सिटी, स्टेट कर्जे में डूब जाता हो, पैसे में डूब जाता हो, एंड उस जगह को प्रॉपर मैनेजमेंट ना हुआ हो, तो उसे फिनेंशियल इमरजेंसी बोलते हैं। अभी 8th पॉइंट आता है, बाइक्रमल practice. India has a parliamentary system of governance. In a parliamentary system of governance, the parliament is a supreme authority representing people. The legislature at the union is a parliament. The parliament is the bicameral, means it has two houses, the upper house and the lower house. Upper house is called Rajya Sabha, lower house is called Lok Sabha. Though the government is carried on in the name of the president at the union and the governance states, actual administration is carried by the council of ministers headed by the prime minister at the union and chief minister in the states. The Council of Ministers is responsible to the legislature that comprises representatives of the people. The President selects 12 people who are experts and experienced from various fields of Rajya Sabha. Rajya Sabha is a permanent house which 1/3 members retire every 2 years, the same number of member of election. Thus, each member has a 6 years of tenure in Rajya Sabha. The powers of Rajya Sabha is less compared to the Lok Sabha, which is special, superior, decisive. Rajya Sabha cannot be completely dissolved. अभी हमारे यहाँ पे कैसे सिस्टम चलती है? पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम सिर्फ एक ग्रुप पार्लियामेंट में नहीं चलता है, सब यहाँ पर सबके लिए अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। पार्लियामेंट्री है ना, वो बाइकैमरल मीन्स कैसे हैं? उनके पास 2 हाउसेस हैं, एक अपर हाउस है एंड दूसरा लोअर हाउस है। अपर हाउस है उसको क्या बोला जाता है? राज्यसभा। लोअर हाउस है उनको बोला जाता है लोकसभा। हर एक स्टेट में लोकसभा एंड राज्यसभा होते हैं। लोअर सभा में सब स्टेट्स में होता ही है, पर राज्यसभा में कोई कोई स्टेट में ही होता है। गवर्नमेंट में जो चलता है, नेम ऑफ प्रेसिडेंट एट यूनियन एंड गवर्नर इन द स्टेट, वो एक्चुअल में काउंसिल मिनिस्टर संभालते हैं। प्रेसिडेंट सेलेक्ट करते वक्त 12 पीपल को जो एक्सपर्ट्स होते हैं, फील्ड में एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो सिलेक्ट किए जाते हैं राज्यसभा के लिए। राज्यसभा है वो परमानेंट हाउस है।
जिसमें 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं एवरी 2 ईयर में। ईच मेंबर का पीरियड 6 ईयर्स होता है। राज्यसभा में जो पावर्स हैं, राज्यसभा को काम है, वो कंपेयर टू लोकसभा जो स्पेशल है, सुपीरियर है, डिसीशिव है, मतलब डिसीशन मेकर है। फिर हम लोग पढ़ते हैं 7, इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल एंड इंटीग्रल जुडिशरी। जुडिशरी यानी अदालत, राइट। अभी हम लोग पढ़ेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने हमको क्या प्रोवाइड किया है? अदालत प्रोवाइड किया, जुडिशरी प्रोवाइड किया। कैसी? इंडिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट हो, इम्पार्शियल मतलब विदाउट पार्शलिटी। देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप, देन देयर इज अ हाई कोर्ट एंड द स्टेट एंड अंडर इट्स जुरिस्डिक्शन एट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, एक जो केस होता है ना, वो पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाता है। अगर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किसी को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, कोई अगर उस ऑर्डर से, अगर उससे डिसीजन से खुश नहीं होता है, तो वो जो केस है वो कहाँ जाता है? हाई कोर्ट यानी स्टेट लेवल पे। अगर वहाँ पे भी उनको कुछ ऐसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली है, तो वो जो सेम केस है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जाता है, सुप्रीम कोर्ट के पास। द जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग टू ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ द नेशन। जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, वो बहुत ही बाइंडिंग है, मतलब वो इक्वल है। वो जो राइट होता है, जो सही होता है, वो डिसीजन करते हैं। In case of conflict between the union and state governments, matters related to the constitution and implementation of the statutes, the final decision is vested with the Supreme Court. जो भी केस होता है, जो भी लड़ाई होती है between union and state governments, and अलग जो matters होते हैं constitution related, वो किसके पास जाते हैं? in the end Supreme Court के पास, और जो final decision होता है वो उनके पास ही आता है। The Supreme Court क्या है? सब स्टेट्स का प्रोटेक्टर है। जैसे मम्मी पापा हैं, बच्चों के लिए प्रोटेक्टिंग होते हैं, वो एक पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों के लिए, तो सेम द सुप्रीम कोर्ट क्या है? प्रोटेक्टर है एंड गार्डियन है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट्स यानी चेंज। कंपेयर टू द अदर कंट्रीज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डायनामिक कॉन्स्टिट्यूशन and can be amended and when required. अभी हम पढ़ते हैं amendments can be made by simple majority of the members present and voting in the parliament. Changes किससे होते हैं? members से। अगर majority हो members में, अगर voting किया जाता हो parliament में, तो ही changes होते हैं। next हम पढ़ेंगे certain amendments require a special majority. कुछ अमेंडमेंट्स, कुछ चेंजेस उसके मुताबिक ही होते हैं, जैसे कि स्पेशल मेजोरिटी होती है। जैसे कि 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट एंड वोटिंग इज देयर। 2/3 यानी 66% ऑफ द मेजोरिटी शुड बी देयर, यानी 66% ऑफ मेंबर्स शुड बी देयर एंड वोटिंग शुड ऑल्सो बी देयर। थर्ड हम पढ़ेंगे कंसर्निंग द यूनियन स्टेट रिलेशंस, द स्पेशल मेजोरिटी दैट इज 2/3 and the concurrences not less than 50% of the state legislature is required. अभी यहाँ पे बोला गया है कि कंसर्निंग में जो यूनियन एंड स्टेट रिलेशंस हैं, उसमें हमको मेजोरिटी कितनी? 2/3 यानी कि 66% मेजोरिटी होनी चाहिए, जो कि 50% से कम ना हो, तो ही अमेंडमेंट्स हो सकते हैं। फिर क्या आता है? इफ़ देर इज एन अमेंडमेंट टू बी मेड इन द इंटर रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ और इन द सुप्रीम जुडिशरी, देन हाफ ऑफ द स्टेट्स फ्रॉम द टोटल स्टेट्स हैव टू बी गिव कंसेंट। ये क्या बोलते हैं? अगर अमेंडमेंट्स, अगर चेंजेस चाहिए, किस में? इंटर रिलेशंस में, किसके बीच में? यूनियन एंड स्टेट में। तो आधे से ज़्यादा स्टेट्स, टोटल स्टेट्स में से मौजूद होने चाहिए। जजमेंट ऑफ कोर्ट कैन ऑल्सो ब्रिंग अमेंडमेंट बाय द पार्लियामेंट। जजमेंट होता है जो कोर्ट का, वो भी चेंज ला सकता है। कहाँ से? पार्लियामेंट से। देयर विल बी नो चेंज इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चेंज नहीं होगा। कहाँ पे? बेसिक स्ट्रक्चर में। सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट कैन ब्रिंग द अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक थोड़ी सी छोटी सी मेजोरिटी भी पार्लियामेंट में
बड़ा चेंज ला सकती है, चेंज हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में। दैट्स वाई कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोला गया है, मोस्ट इनकॉन्स्टेंट एंड फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट। वो क्या है, बहुत कॉन्स्टेंट नहीं है एंड फ्लेक्सिबल है, बट एट सर्टन केसेस इट इज़ नॉट अमेंडेबल बाय द सिंपल मेजोरिटी। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं, कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं जहाँ पे चेंजेस नहीं किए जाते अगर थोड़ी सी भी मेजोरिटी हो तो भी। विदाउट द मेजोरिटी कंसेंट ऑफ स्टेट्स इज़ नॉट अमेंडेबल। मेजोरिटी के बिना या स्टेट्स में जो है चेंज नहीं हो सकता, चेंज पॉसिबल ही नहीं है। देन टू द मिक्सचर ऑफ बोथ मेक्स द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी आता है यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। ये क्या है, ये हमने आगे भी पढ़ा था। इन इंडिया वी हैव अ सिस्टम ऑफ अडल्ट सफरेज, यानी कि जो फ्लेक्सिबल है। अकॉर्डिंग टू दैट एनी सिटीज़न जिसकी भी एज 18 ईयर्स से हो या ज़्यादा हो वो राइट कर सकता है, उसके पास राइट है टू वोट इन द इलेक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, legislative assembly or local self government bodies without any discrimination of education, property and economic standards. अभी क्या आता है, secularism. We have discussed earlier about the secularism in the preamble, right? हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था कि कोई भी रिलीजन से, कास्ट से, क्रीड से हम लोगों की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भेदभाव नहीं रखती है, राइट? पढ़ा था कि नहीं? क्या पढ़ा था हमने कि कोई भी वजह से हमारे यहाँ भेदभाव नहीं होता है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज ए सेक्युलर स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंडिया को क्या डिक्लेयर किया गया, सेक्युलर स्टेट, बिना भेदभाव के। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस रिसाइड इन इंडिया। अलग अलग तरह के, अलग अलग भाषाओं वाले लोग, अलग अलग रिलीजन से, अलग अलग रीजन से इंडिया में रहते हैं लोग। Therefore, the state cannot discriminate any citizens on the basis of religion. Therefore, क्या होता है, स्टेट्स है वो कोई भी भेदभाव नहीं करता किसी भी सिटीजन्स पे। कौन से बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस के पे, आप इस रिलीजन से हो या आप इस रिलीजन से हो, आप इस रिलीजन से हो, नहीं, स्टेट को ये अलाउड नहीं है। नो सिटीजन कैन गिवन स्पेशल राइट्स और कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ सर्टन राइट्स। कोई भी सिटीजन को स्पेशल राइट्स नहीं दिए जाते, ना ही उसको सर्टन राइट्स को वो उसको मानना पड़ता है, नहीं, सब इक्वल हैं। द स्टेट हैज़ टू बी एब्सोल्युटली इम्पार्शियल एंड न्यूट्रल इन द रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। स्टेट को विदाउट एनी पार्शलिटी सेम, न्यूट्रल, इक्वल रहना है इन द रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन के। ओनली सेक्युलर स्टेट कैन ऑफर प्रॉपर और इक्वल ट्रीटमेंट टुवर्ड्स ऑल द सिटीजन्स। कौन सा स्टेट, सेक्युलर स्टेट जो कि इंडिया है, वही एक प्रॉपर एंड इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल सबको दे सकता है सिटीजन्स को। सेक्युलरिज्म मीन्स दैट द स्टेट डजेंट इंटरफियर्स इन द मैटर ऑफ रिलीजन्स और इज बायस्ड टू एनी स्पेसिफिक रिलीजन। द स्टेट हैज़ टू बी सेक्युलर एंड इनडिफरेंट। ये जो स्टेट है ना वो सेक्युलर होना चाहिए, बिना भेदभाव के, सब इक्वल होना चाहिए एंड डिफरेंट होना चाहिए। Followers of every religion are free to allow and practice their religion of choice. अभी हम पढ़ेंगे जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू ये क्या है, अदालत। जुडिशियल यानी जुडिशरी मतलब अदालत। जुडिशियल रिव्यू इज़ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अदालत का रिव्यू होना ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूशन में। जुडिशियल रिव्यू administers the working of union and state within jurisdiction. Without disrespecting the powers of parliament, the constitution has made an effort to harmonize the people of judicial review. कोई भी केस हो, कुछ भी हो, अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है स्टेट लेवल का तो डिस्ट्रिक्ट लेवल, वो स्टेट लेवल पे जाता है वो केस। अगर हाई कोर्ट में नहीं सॉल्व होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट का ऊपर सॉल्व होता है। और इसमें अदालत यानी कि जुडिशरी यानी कि कोर्ट्स का रिव्यू बहुत ही मैटर करता है पार्लियामेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट्स, एक्सटर्नल ऑर्डर्स, ऑर्डिनेंसेस एंड जुडिशियल जजमेंट्स आर गिवन फॉर द जुडिशियल रिव्यू। कोर्ट्स क्यों होते हैं, हर एक केस को सॉल्व करने के लिए। इफ़ द कोर्ट फाइंड्स एनी इनडिस्पेंसी इन द एक्सटर्नल ऑर्डर्स, अगर कोर्ट कुछ भी ऐसा गलत फाइंड करती है ऑर्डिनेंसेस में, जुडिशियल जजमेंट्स में, उसके पास उतना ही हक है, राइट है टू स्टॉप देम
बाय डिक्लेयरिंग, उनके पास वो हक है, सुप्रीम कोर्ट के पास वो हक है कि उसको डिक्लेयर कर देना, उसको वो ऑर्डर दे देना कि नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं, उसके पास राइट है टू स्टॉप इट। आगे बढ़ते हैं, दैट इज फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट्स आर कन्फर्ड टू द पीपल ऑफ इंडिया एंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ। अभी इंडिया में हर एक को राइट्स एंड ड्यूटीज़ दी जाती है, हर एक को इक्वालिटी दी जाती है, हर एक को इक्वल रहना पड़ता है, हर एक को सेम रहना पड़ता है, विदाउट एनी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, ऑल सिटीजन्स आर सेम। ऑल सिटीजन्स को ड्यूटीज़ दी जाती हैं, अपने अपने राइट्स दिए जाते हैं। क्यों? ताकि वो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी रह सकता है, टू लीव अ डिग्निफाइड लाइफ। द मोस्ट वैल्यूएबल कैपिटल ऑफ अवर कंट्री इज़ इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। कंट्री का कैपिटल क्या है? डेवलपमेंट होना, ओवरऑल डेवलपमेंट होना। किसका? नेशन का। जो लास्ट में जो ड्यूटीज़ हैं, जो राइट्स हैं, वो डेवलप होती हैं। राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड फॉर द चिल्ड्रन 6 to 14 years of age, राइट टू एजुकेट आर ऑल्सो मेड अवेलेबल। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी बनी गई हैं, किसके लिए? जो चिल्ड्रन 6 to 14 years की एज में हो, उनके पास हक है एजुकेशन पाना, ये भी राइट्स अवेलेबल हैं, राइट। फिर आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। प्रोटेक्शन ऑफ पीपल, सिक्योरिटी एंड वेलफेयर शुड बी कैरिड आउट बाय द स्टेट। प्रोटेक्शन जो होता है पीपल के लिए, जो सिक्योरिटी होती है, जो जनता के लिए वेलफेयर, अच्छा काम करना, वो स्टेट्स के पास ही होना चाहिए, स्टेट्स को ये सब देखना चाहिए। These principles provide directions for the state government and policy making, so they are called directive principles. ये principles को क्या करना चाहिए? Directions देने चाहिए state governance को, policy making, तो इनको क्या बोलते हैं? Directive principles. Last, provision for the backward sections and tribes. अभी आप स्कूल में पढ़ते हो, OBC होता है, others होते हैं, ST होते हैं, ये सब backward sections हैं, right? तो to uplift and include backward sections and tribes and deprived classes in the mainstream, there are specific provisions in the constitutions. अभी आप देखते हो बस में जाते हो तो उनकी सीट्स हमारे से ज़्यादा रिजर्व होती हैं। कोई भी बच्चा अगर बोर्ड का हो, अगर ये बैकवर्ड ट्राइब्स का हो, राइट, तो उनके लिए भी सीट्स रखी जाती हैं, रिजर्वेशन सीट्स होती हैं। कहीं पे भी उनके अगर वो लोग बोर्ड के एग्ज़ाम्स देते हैं, राइट, तो कहीं भी उनका रिप्लेसमेंट होता है ना, तो थोड़ी बहुत सीट्स बैकवर्ड सेक्शंस एंड ट्राइब्स के लिए भी होती है, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? रिजर्व सीट्स कहाँ पे एलोकेट करता है? लेजिस्लेशन एंड लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ पे। रिजर्वेशन कोटा हैज़ बीन प्रोवाइडेड, उनके पास एक रिजर्वेशन कोटा है, उनके वो प्रोवाइडेड किया गया है। कहाँ पे? जहाँ पे भी अगर वो एडमिशन लेते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, अगर उनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो अभी उनकी रिजर्वेशन सीट्स होती हैं, वो प्रॉपर प्रपोर्शन में होती हैं, टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी। गवर्नमेंट क्या करती है? ताकि सब इक्वल रहें, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। चिल्ड्रन ऑफ बैकवर्ड सेक्शंस एंड ट्राइब्स आर गिवन स्कॉलरशिप्स, उनको स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं। बेसिक अमेनिटीज़, नेसेसिटीज़ जो होती हैं वो भी दी जाती हैं। वेवर्ड फीस भी कम होती है, विच कम अंडर ऑप्टिमिस्टिक पॉलिसीज़, किसके अंदर आती है? ऑप्टिमिस्टिक पॉलिसीज़ एंड shielding policies as per the provision of constitution.